नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। न्यूज़ 18 आप सभी से अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज़ 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है जिसका नाम है मास्क पहनो इंडिया। न्यूज़ 18 आप सबसे भी अपील करता है कि मास्क जरूर पहने क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले गिरोह को पकड़ा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जो 40,000 रुपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन को बेच रहे थे। तो गिरोह का भंडाफोड़ किया है दिल्ली पुलिस ने और 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद किए गए हैं। 40,000 रुपए में बेच रहे थे ये टीका। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आनंद, और क्या जानकारी? और जी देखिए जसप्रीत, डीसीपी क्राइम ब्रांच मोनिका भारद्वाज की टीम ने एक और कामयाबी हासिल करी है। जिस वक्त कोरोना का संकट चल रहा है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक आलोक त्यागी है जो हापुड़ का रहने वाला है, एक अभिषेक गाजियाबाद का और एक सोनेल गुप्ता है जो नोएडा का रहने वाला है। 40,000 रुपए में एक इंजेक्शन को ब्लैक कर रहे थे। इनके पास से अभी 3 इंजेक्शन बरामद हुए और लगातार इनसे जो है वो पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश बरामद किया है, एक गाड़ी बरामद की गई है और जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं इनके पास से वो भी 48 स्मॉल साइज के ऑक्सीजन सिलेंडर और 100 ऑक्सीमीटर बरामद किए गए हैं। तो एक तरीके से ये दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तीसरा बड़ा रैकेट है जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी और जमाखोरी का पकड़ा। इसके पहले 81 इंजेक्शन भी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम बरामद कर चुकी है और उस पूरे मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे और इस गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरफ्तारी भी हुई है। बताया जा रहा है कि ये लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन को 40,000 रुपए में बेच रहे थे। इस वक्त इस इंजेक्शन की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है। कोरोना मरीजों के इलाज में ये इंजेक्शन इस्तेमाल होता है और अब दिल्ली पुलिस ने इस गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली में कोरोना के बेकाबू हालात को देखते हुए एक बार फिर लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लॉकडाउन को 7 दिन के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच लॉकडाउन को आखिरी जरूरत बताते हुए 7 दिनों के लिए इसे बढ़ा दिया। कल सुबह 5 बजे ही लॉकडाउन खत्म होने वाला था, लेकिन अब यह अगले हफ्ते के पहले सोमवार तक और बढ़ाया गया है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी होने का दावा किया और केंद्र सरकार से ऑक्सीजन सप्लाई की मांग की। कोरोना कम नहीं हो रहा, तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। दिल्ली में लॉकडाउन 1 हफ्ते और बढ़ा दिया गया है। 3 मई सोमवार सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन ही आखिरी हथियार है। साथ ही उन्होंने ऑक्सीजन की कमी की बात भी कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन जो मामले लगातार बढ़े हैं लॉकडाउन के बावजूद, ऐसे में लॉकडाउन ही आखिरी रास्ता बचा था। उन्होंने ये भी बताया कि जो कोरोना की संक्रमण की दर है वो 36% तक पहुंच चुकी है, जो कि चिंता की बात है। ऐसे में लोगों से भी अपील की है और दिल्ली में 1 हफ्ते और लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इस बीच सीएम केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी होने का दावा किया और केंद्र सरकार से ऑक्सीजन सप्लाई की मांग की। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है। कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने, 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है। लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है, इसका भी काफ़ी कम, एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है। तो 700 टन की ज़रूरत है इतने कोरोना की महामारी में, उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है। ये दिल्ली जो ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, जगह जगह से जो ऑक्सीजन आनी है,
ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगह जगह अस्पतालों में महसूस हो रही है। नीरज हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। नीरज, हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को भी सुना था, उन्होंने कहा था कि दिल्ली को जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन दी गई है, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है। अब ऐसे में एक बार फिर से टकराव और राजनीति ऑक्सीजन पर। देखिए, जब तक अस्पतालों पे दबाव कम नहीं होगा तब तक इस तरह की टकराव की स्थिति बनी रहेगी, और जब तक ऑक्सीजन के मामले, ऑक्सीजन की ज़रूरत वाले मामले दिल्ली में ज़्यादा आते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे अस्पताल है जहां ऑक्सीजन की समस्या का समाधान हुआ है, जो 2 घंटे 4 घंटे या 5-6 घंटे का ऑक्सीजन ही उनके पास स्टॉक था, वो समस्या का समाधान हुआ। लेकिन बहुत सारे अस्पताल अभी भी हैं जहां ऑक्सीजन की समस्या बरकरार है, और उसी का जिक्र अरविंद केजरीवाल कर रहे थे कि दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उतनी अभी पूरी नहीं हुई है। कई राज्यों को उन्होंने पत्र लिखा है कि जहां अधिक स्टॉक है वो दिल्ली को मुहैया कराए। हालांकि केंद्र की तरफ से बार बार इस बात को दोहराया गया है कि दिल्ली को जितनी मांग थी दिल्ली सरकार की तरफ से उतनी मुहैया करा दी गई है, लेकिन इसके उलट अरविंद केजरीवाल ने साफ किया कि दिल्ली की जो मांग है उतनी जरूरत पूरी नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ मामले बढ़ रहे हैं। 24,000 से अधिक मामले हैं, 357 लोगों की मौत अंतिम जो आंकड़े आए थे उसमें हुई है। तो दिल्ली सरकार के लिए चिंता की यही बात है कि ऑक्सीजन मिले, और दूसरी चुनौती दिल्ली सरकार के लिए ये है कि जो मामले बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के वो कम हो। और एक और महत्वपूर्ण बात है, लॉकडाउन जो बढ़ाने का फैसला लिया दिल्ली सरकार ने, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक सकारात्मक जो नतीजा आया है महाराष्ट्र से, वहां जो थोड़े से मामले में कमी आई है लॉकडाउन लगाने की वजह से, तो दिल्ली सरकार को भी लगता है कि अगर एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाया जाए तो दिल्ली में भी मामले। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली में एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाने का समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने सरकार पर बद इंतजामी का आरोप भी लगाया और सरकार पर तंज कसते हुए लॉकडाउन को राज्य के लिए आखिरी विकल्प बताया। उन्होंने बेड और ऑक्सीजन की कमी के लिए सरकार को घेरा। लोगों के लिए क्या है, एक जगह बेड बता दीजिए, आप एक हॉस्पिटल में बेड बता दीजिए। जो कोविड सेंटर आप खोलते भी है वहाँ पर ऑक्सीजन ही नहीं, तो उस कोविड सेंटर खोलने का क्या फायदा है। आपके नोडल ऑफिसर जिनको आपने अपॉइंट किया वो फोन नहीं उठाते, कहीं कुछ नहीं है, तो फिर लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं है। और उस लॉकडाउन का मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि दिल्ली की जनता अगर बाहर आ गई तो और बुरी हालत हो जाएगी। वैसे दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। इनफैक्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या पूरी दिल्ली हर तरीके से कोलैप्स हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम केयर फंड से 551 ऑक्सीजन प्लांट बनेंगे। पीएम केयर्स फंड से ये ऑक्सीजन प्लांट बनेंगे। अब से कुछ देर पहले पीएम मोदी ने इसका ऐलान किया है, बड़ा ऐलान है, और 162 प्लांट पर काम जारी हो चुका है। देश के हर जिले में ये प्लांट बनेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। ऐसे में पूरे देश भर में 551 ऑक्सीजन प्लांट बनेंगे। पीएम केयर्स फंड से ये ऑक्सीजन प्लांट बनेंगे। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। विक्रांत, ये बड़ा ऐलान पीएम मोदी ने किया है। जब कोविड की दूसरी लहर आई तो देश में एक बड़ी समस्या देखने को मिली कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी आई। ना केवल गांव के इलाकों में बल्कि जो शहरी इलाके हैं वहां पर भी एक बड़ी कमी देखने को आई। इसी कारण ये बड़ा फैसला लिया गया है कि 551 जिला मुख्यालयों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। और खास बात यह है कि सरकारी अस्पतालों में ये ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे कि उन सरकारी अस्पतालों में तो निर्बाध गति से ऑक्सीजन की सप्लाई चलती रहे, आसपास भी अगर किसी को जरूरत हो तो वहां से भेजा जा सके। ये फैसला लिया गया है और प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि ये जितने भी प्लांट्स हैं 551 वो जल्द से जल्द शुरू किए जाए, ताकि इनका उपयोग इन अस्पतालों में किया जा सके। निश्चित तौर पर एक बार जब ये प्लांट बनकर तैयार हो जाएंगे और उसके बाद इन अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों की एक बड़ी समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, जो ऑक्सीजन की बड़ी समस्या इस बार देखने को मिली है। और पीएम केयर फंड से इस साल की शुरुआत में भी कुछ पैसा डाइवर्ट किया गया था इस ऑक्सीजन प्लांट को बनाने के लिए, लेकिन अब बड़े पैमाने पर 551 ऑक्सीजन प्लांट इस तरीके के देश के अलग अलग जो ये 551 ऑक्सीजन प्लांट बनेंगे, क्या इसको लेकर कोई डेडलाइन भी जारी की गई है कि कब तक ये पूरे बन जाएंगे, कब तक इन पर काम पूरा हो जाएगा? देखिए, अभी हालांकि इस तरह की कोई डेडलाइन नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से निर्देश ये दिया गया है कि जल्द से जल्द इन्हें ऑपरेशनल किया जाए, यानी कि ये कार्य करना शुरू कर दें। तो एक बार जब पीएमओ खुद इस मामले में शामिल हो गए, इन्वॉल्व हो गए हैं, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द ही इन जो ऑक्सीजन प्लांट है इनका काम पूरा हो जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट नहीं है और वो पूरी तरीके से दूसरे राज्यों से
आने वाली ऑक्सीजन पर ही निर्भर होते हैं। जैसे दिल्ली को अगर हम देखें, दिल्ली में कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, तो बाहर से दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन आने जाने में भी काफी समय लग जाता है। और अगर जिला मुख्यालयों में, देश भर के जिला मुख्यालयों के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट होगा तो ये एक बड़ी राहत की बात होगी। 551 जिला मुख्यालयों के अस्पतालों में ये ऑक्सीजन प्लांट बनाने की निर्देश दिए गए हैं। ठीक है विक्रांत, हम नीरज के पास चलते हैं। नीरज, ऐसे समय में जब देश में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है और कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, 551 प्लांट जो बनेंगे, जो पीएम केयर्स फंड से ये बनेंगे, बहुत बड़ा योगदान होगा। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा फैसला है। पीएम केयर्स फंड के पैसे से जो कोष जमा किया था प्रधानमंत्री के आह्वान पे लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया था। ये फैसला तो बड़ा है, लेकिन पहले से ही 160 से अधिक इस तरह के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट पीएसए जिनको कहा जा रहा है वो बन रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि 160 भी अगर वजूद में आ जाए, अगर वो काम करने लगे तो लोड जो है ऑक्सीजन की जो देश भर में मांग हो रही है उसमें कमी आएगी। और इसके बाद 551 को बनाने का जो फैसला लिया गया है उसके बाद भी ऑक्सीजन की कमी से लड़ने में एक महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फैसला तो हो गया है, जल्दी निर्माण अगर होता है, जल्दी इस पर कार्य होता है तो अभी जो देश संकट से जूझ रहा है, ऑक्सीजन से बोकारो से लखनऊ आता है ऑक्सीजन और देश के अलग अलग हिस्सों में जाता है, राज्य और केंद्र में राजनीति हो रही है ऑक्सीजन को लेकर, तो उसमें जरूर कमी आएगी अगर इस तरह के प्लांट जल्दी सेटअप कर दिए जाए। तो नीरज हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। पीएम मोदी ने ये ऐलान किया और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी पीएम को धन्यवाद किया है, क्योंकि पीएम केयर्स फंड से देश भर में 551 प्लांट बनेंगे और इसका निर्माण भी कुछ ऐसे हैं जिसका निर्माण पहले से ही उस पर काम चल रहा है और 551 जो है वो जल्द से जल्द पूरे हो जाएंगे ऑक्सीजन प्लांट, जिससे कि ऑक्सीजन की आपूर्ति देश भर में हो पाए। खास बात यह है कि जो ये ऑक्सीजन प्लांट बनेंगे ये हर जिले में होगा, हर जिले में इस पर काम जारी होगा। 162 ऐसे प्लांट हैं जिन पर पहले से ही काम चल रहा है। अब से कुछ देर पहले ये ऐलान किया गया था और इस ऐलान के साथ ही जो पीएम केयर्स फंड से पैसा आएगा जो इन प्लांट में लगेगा, 551 प्लांट है, इस ऐलान के बाद ही देश के गृह मंत्री, इसके अलावा रक्षा मंत्री ने पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। नीरज, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर खुद ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, ऐसे में हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट का बनना बहुत फायदा होने वाला है। देखिए, ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट या ऑक्सीजन सुविधा जो मुहैया कराते वो प्राइवेट हाथों में रहे और इस तरह के जनरेशन के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किया जाए। पहले से सरकार इस पे काम करती रही है, लेकिन युद्ध स्तर पे फैसले लेने का या युद्ध स्तर पे इसको निर्माण करने को लेकर कोई सरकारी नीति, चाहे राज्य स्तर पे बात करें या केंद्र के स्तर पे बात करें, इस तरह की नहीं बनाई गई थी। लेकिन अब जब देश में ऑक्सीजन का मामला, ऑक्सीजन की कमी का मामला गंभीरता से बढ़ा है और लोगों की डेथ हो रही है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो फिर केंद्र सरकार की तरफ से भी फैसला लिया गया और जो निर्माणाधीन है 160 से अधिक, उस पर फैसला पहले लिया गया था जो चल रहे हैं। पहले जब कोरोना का मामला आया था, आपको याद होगा, और सरकार ने यह तय किया था कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की स्थिति को मजबूत किया जाएगा, ऑक्सीजन की डिमांड को, माफ कीजिएगा, ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाया जाएगा। उसके बाद से 160 पर तो काम चल रहा था, लेकिन अब जब कई बड़े बड़े शहरों में और छोटे शहरों से जब बड़े शहरों पे दबाव बढ़ता है, ऑक्सीजन की मांग बढ़ती है, जब पेशेंट वहां पहुंचते हैं सरकारी अस्पतालों में, अब सरकार ने 551 पीएस से ऑक्सीजन जनरेटेड प्लांट को स्थापित करने का जो फैसला किया है, उससे बिल्कुल जो मौजूदा संकट है वो खत्म होगा। लेकिन फिर मैं बार बार ये कह रहा हूं कि कितने दिन बनाने में लगेंगे, क्योंकि पहले से 160 से अधिक निर्माणाधीन है। 551 को अगर जल्दी बनाया जाता है तो जो संकट है वो भी जल्दी से खत्म होगा। बिल्कुल नीरज, जो 162 ऐसे प्लांट है जिन पर पहले से काम चल रहा है, कहां पर ये काम चल रहा है, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, अलग अलग राज्यों में चल रहा है। जहां इसकी सरकार ने ये तय किया था कि जिन राज्यों में जरूरत ज्यादा है, जहां कोरोना के मामले अधिक आए थे, उन राज्यों को फोकस किया गया था सरकार की तरफ से। जहां आपको याद होगा पहले दौर में, पहला जब कोरोना का लहर देश में आया था पिछले साल, उसके बाद सरकार ने जो नीतियां बनाई थी उसमें यह तय किया गया था कि जिन अस्पतालों का कमजोर है, जहां कोरोना के मामले अधिक आए हैं, तो लगभग ज्यादा जन मैन्युफैक्चर। नीरज हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि पीएम केयर्स फंड से जो 551 प्लांट बनेंगे
कुछ पर पहले से ही काम चल रहा है और बड़ी बात यह है कि हर जिले में ये होंगे। तो 162 प्लांट पर पहले से ही काम जारी है और देश में जो ऑक्सीजन की कमी है, कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, दूसरी लहर जो है, ऐसे में ये प्लांट मददगार साबित होंगे। लेकिन देखना यह होगा कि जो ये 551 प्लांट है कब तक बन जाएंगे, कब तक इन पर काम पूरा हो जाएगा। और कोशिश यही होनी चाहिए कि जल्द से जल्द हो ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति हो पाए और कोई कमी ना हो। नीरज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, जब से ये ऐलान हुआ है कि पीएम केयर्स फंड से ये प्लांट बनेंगे, यही बड़ी बात है कि उसी से पैसा लगाया जाएगा। उसके बाद चाहे फिर राजनाथ सिंह हो या फिर उनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह हो, सभी ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। बिल्कुल, फैसला बड़ा है और धन्यवाद करने वाली बात है। चलिए नीरज के पास फिर से लौटेंगे। तो जेपी नड्डा ने भी पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है, इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने भी पीएम मोदी का आभार जताया है, गृह मंत्री अमित शाह ने भी पीएम मोदी को धन्यवाद किया है, क्योंकि संख्या काफी बड़ी है। 551 ऑक्सीजन प्लांट ये होंगे जो कि देश के अलग अलग राज्यों में। बड़ी बात यह है कि हर जिले में ये प्लांट लगेंगे और पीएम केयर्स फंड से ये पैसा आएगा, तो एक बहुत बड़ा योगदान ये होगा। और जब से ये ऐलान हुआ है उसके बाद ही तमाम केंद्रीय मंत्री ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। नीरज के पास एक बार फिर से चलते हैं। नीरज, हम आपसे बातचीत कर रहे थे कि सभी ने धन्यवाद किया है, तमाम केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे फिर वो राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, पीएम मोदी को धन्यवाद कर रहे हैं इस फैसले के लिए। बिल्कुल, पीएम का फैसला है तो सरकार के मंत्री उन्हें धन्यवाद करेंगे ही, लेकिन सरकार के लिए भी चुनौती ये होगी आने वाले दिनों के लिए कि इसको जितना जल्द स्थापित किया जाए। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ये फैसला लिया गया है और जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में रैंप अप किया जाएगा। जो निर्माणाधीन है उनमें तेजी लाई जाएगी बनाने में, और जिनके लिए फैसला किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन्हें भी जल्दी से स्थापित करने की प्रक्रिया तमाम जिलों में शुरू की जाएगी। और आपको याद होगा जसप्रीत की बार बार विपक्ष भी ये पूछता था सरकार से कि पीएम केयर्स फंड का क्या हो रहा है, तो सरकार की तरफ से उसी पैसे का इस्तेमाल इसमें किया गया है। लेकिन सरकार और विपक्ष की सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन वक्त बहुत चुनौतीपूर्ण है और ऐसे में ये जो फैसला है 551 जिलों में इस तरह के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को स्थापित करने का, उससे आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। क्योंकि जिस तरह की लौटेंगे आपके पास। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया और लिखा कि ऑक्सीजन की कमी दूर करने और लोगों की मदद करने के लिए एक बड़ा फैसला। मैं पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करता हूं। पीएम केयर्स से 551 ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए मंजूरी देने के लिए देश भर में। तो ये ट्वीट किया है अमित शाह ने। जो 551 प्लांट बनेंगे, दरअसल ये पैसा पीएम केयर्स फंड से आएगा, ये बड़ी बात है। और इसके अलावा हर जिले में ये ऑक्सीजन प्लांट बनेंगे। ऐसे संकट के समय में जब पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की आपूर्ति इससे हो पाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि सभी को फ्री वैक्सीन लगेगी। ये बड़ा फैसला, 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन लगनी है। ऐसे में सभी को फ्री में वैक्सीन लगेगी। ये बड़ा फैसला महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। महाराष्ट्र में पहले से ही लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं और इस बीच बड़ी बात यह है कि सभी लोगों को, क्योंकि 1 मई से जो तीसरा चरण वैक्सीनेशन का शुरू होने वाला है उसमें 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगनी है। लेकिन अब महाराष्ट्र में ये फ्री वैक्सीन लगेगी, सभी को फ्री में वैक्सीन लगेगी, क्योंकि बार बार सरकारें भी अपील कर रही हैं, तमाम एक्सपर्ट्स भी अपील कर रहे हैं कि लोग वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि इससे आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता है, जिससे कि खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। ऐसे में लोगों को और ज्यादा प्रेरित करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वैक्सीनेशन का हिस्सा बने, वैक्सीन लगवाएं, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है कि 1 मई से जो वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू होने वाला है 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए, सभी को फ्री में वैक्सीन लगेगी। और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो वहां पर मामले बड़े हैं। मुंबई में मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में मामले बड़े हैं लॉकडाउन जैसी पाबंदी के बावजूद। इस बीच बड़ा फैसला महाराष्ट्र सरकार का, सभी को फ्री वैक्सीन लगेगी। तो वैक्सीनेशन के लिए देश के पीएम ने भी जब मन की बात की तो लोगों को प्रेरित किया, लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा लोग, जो अफवाह फैली हुई है वैक्सीन को लेकर के कि इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर वैक्सीन को लेकर के जो लोगों के मन में भ्रम की स्थिति है उसको दूर करें, क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बहुत ज्यादा फायदे हैं और जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं उससे खतरा कम हो जाएगा।
और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सभी को फ्री वैक्सीन लगेगी, तो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हिस्सा बने। और पहले ही ऐलान किया गया था कि 1 मई से जो वैक्सीनेशन का तीसरा चरण होगा, क्योंकि अभी तक जो 45 साल से ऊपर के लोग थे उनको वैक्सीन लग रही थी, अब सभी को वैक्सीन लगेगी जो 18 साल से ऊपर के होंगे। अब विवेक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। विवेक, महाराष्ट्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। जसप्रीत, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि पिछले हफ्ते ही महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट हुई थी और कैबिनेट में जितने भी 3 पार्टियों के नेता थे, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, उस कैबिनेट में इस बात को रखा गया था कि महाराष्ट्र में जो 12 करोड़ की जनता है उनमें से 8 करोड़ के जो लोग हैं वो तकरीबन 18 साल के ऊपर हैं और सभी 8 करोड़ के जनता है उनको वैक्सीनेशन की जरूरत है। और तभी ये प्रस्ताव डाला गया था कि ये जो 8 करोड़ की जनता है जो 18 साल के ऊपर है उन सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि बिल्कुल फ्री में वैक्सीनेशन दी जाएगी। और इसी के बाद कल जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं अजीत पवार और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात अप्रूवल दे दी है कि ये जो स्टेप है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोसेस में हो सकता है कि 1 मई से जो जनता है वो सड़कों पर बहुत ज्यादा तरीके से बाहर निकले और जो वैक्सीनेशन सेंटर पे वहां पर भीड़ लगाए। इस भीड़ को बचने के लिए, इस भीड़ को कम करने के लिए ये सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि 1 मई से जो 18 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं उन सभी को वैक्सीनेशन है वो बिल्कुल फ्री दी जाएगी, एक भी पैसा किसी से नहीं लिया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको महाराष्ट्र की जनता या फिर जो महाराष्ट्र का प्रूफ है वो दिखाना पड़ेगा, जैसे कि आधार कार्ड हो गया या वोटर ID हो गया, वो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं और महाराष्ट्र के नागरिक हैं। उसी के बाद ही आपको जो महाराष्ट्र सरकार है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी वैक्सीनेशन देगी। ठीक है विवेक। कोरोना की दूसरी लहर से दिल्ली के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद भी कोरोना मरीजों की संख्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से रिकॉर्ड 357 लोगों की जान चली गई, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं एक दिन में 24,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। आलम यह है कि शहर के बड़े बड़े अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड नहीं है। ऑक्सीजन नहीं मिलने से मरीज लगातार दम तोड़ रहे हैं। राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा करीब 14,000 के पास पहुंच चुका है। पॉजिटिविटी रेट 32% से ज्यादा हो गई है। यही नहीं, राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 93,000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना के बढ़ते जानलेवा कहर के बीच दिल्ली पुलिस ने लोगों को बचाने की एक मुहिम शुरू की है। दिल्ली पुलिस की यह मुहिम प्लाज्मा के लिए परेशान होने वालों के लिए है। इस मुहिम में पुलिस ऐसे लोगों का एक डेटा बैंक तैयार कर रही है जो मरीजों को अपना प्लाज्मा दान करना चाहते हैं। इसे जीवन रक्षक प्लाज्मा डोनर्स डेटा बैंक नाम दिया गया है। इस मुहिम को दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर लॉन्च किया गया, जिसकी मदद से मरीज के परिजन या अस्पताल प्लाज्मा डोनेट करने वालों से संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की यह कोशिश रंग ला रही है। पहले ही दिन प्लाज्मा दान करने के इच्छुक 12 लोगों ने इस पर अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। दिल्ली पुलिस की इस डेटा को चेक करेगी टीम और ये देखेगी कौन सा डोनर किस मरीज की मदद कर सकता है। इसके बाद ये टीम मरीजों और डोनर के बीच बातचीत शुरू करेगी। दिल्ली पुलिस को उम्मीद है कि उनकी इस पहल से कई लोगों की जान बचाई जा सकेगी। कोरोना वायरस महामारी ने पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को घुटनों पर ला दिया है। हर रोज जितने नए केस आ रहे हैं उनके मुकाबले बहुत ही कम संख्या में कोरोना वायरस के मौजूदा मरीज ठीक हो रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि बड़े बड़े अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयां कम पड़ने लगी है। ऐसे में कई प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश पाबंदियां बढ़ा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना के कारण भयानक होती स्थिति को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। पूरे जम्मू कश्मीर में आज रात 8 बजे से 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। राज्यपाल ऑफिस की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। कोरोना कर्फ्यू के समय जरूरी और आपातकाल सेवाओं को छूट रहेगी। इनके अलावा सब बंद रहेगा। यूपी में कोरोना के महासंकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं। उन्होंने राज्य के गरीब और जरूरतमंद लोगों का खास ध्यान रखते हुए सरकारी अस्पतालों में रेमडेसिविर की बड़ी खेप भिजवाई है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि सरकारी अस्पतालों में इलाज करवा रहे गरीब और जरूरतमंद लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया जाए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी अस्पतालों को साफ कर दिया है कि राज्य में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लिहाजा अस्पतालों में पूरी ताकत से इलाज किया जाए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और अस्पतालों में बेड के लिए मची आपाधापी के बीच मदद के लिए रेलवे आगे आया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने भोपाल रेलवे स्टेशन पर 20 कोरोना
देखभाल कोच की व्यवस्था की है, यानी आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। इसमें 320 मरीजों को रखा जाएगा। भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर इन आइसोलेशन कोचेस को लगाया गया है। ये कोरोना के शुरुआती मरीजों के लिए हैं जिन्हें अस्पताल में आइसोलेशन के लिए बेड नहीं मिल पा रहा है और जिनके घरों में भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ आइसोलेट होने वाले मरीजों के लिए डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था की गई है। साथ ही इनके खानपान आदि के इंतजाम है। इन कोचेस में ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है, इसलिए गंभीर मरीजों को इनमें नहीं रखा जा सकता है। इन कोच में कूलर लगाकर गर्मी से बचने के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। भोपाल रेल मंडल ने माननीय रेल मंत्री जी के मार्गदर्शन में अपने कुछ कोचेस को मॉडिफाई किया है इस तरह से कि हम कोविड के पेशेंट्स को आइसोलेट करके उन कोचेस में ट्रीटमेंट के लिए रख सकें। ऐसे 20-20 कोचेस हम हबीबगंज और भोपाल स्टेशन पर रखने वाले हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के सुपुर्द हम करेंगे। इन कोचेस में एक मिनी हॉस्पिटल वार्ड की तरह सारी सुविधाएं हमने प्रोवाइड की हुई हैं। इंडिविजुअल बेड्स, लिनन, डस्टबिन्स फॉर मेडिकल वेस्ट और नॉन मेडिकल वेस्ट। इसी तरह से जो भी पीपी किट्स और इक्विपमेंट्स डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को चाहिए हैं और सारी मेडिसिन, हेल्थ एंड हाइजीन की पर्याप्त व्यवस्था है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को संबोधित किया। इस बीच उन्होंने बताया कि कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सरकार पूरी तरह से जुटी हुई है और जल्द ही इस महामारी पर काबू पा लिया जाएगा। साथ ही पीएम ने लोगों से कोरोना वैक्सीन को लेकर फैले अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। कोरोना की इस संकट काल में वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल रही है, इसलिए मेरा आग्रह है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह में न आए। आप सभी को मालूम भी होगा कि भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है, जिसका लाभ 45 साल की उम्र के ऊपर के लोग ले सकते हैं। अब तो 1 मई से देश में 18 साल के ऊपर के हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने वाली है। अब देश का कॉरपोरेट सेक्टर, कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने के अभियान में भागीदारी निभा पाएगी। मुझे ये भी कहना है कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन का जो कार्यक्रम अभी चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा। मेरा राज्यों से भी आग्रह है कि वो भारत सरकार के इस मुफ्त वैक्सीन अभियान का लाभ अपने राज्य के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हम सभी के धैर्य, हम सभी के दुख बर्दाश्त करने की सीमा की परीक्षा ले रहा है। बहुत से अपने हमें असमय छोड़कर चले गए हैं। कोरोना की पहली वेव का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद देश हौसले से भरा हुआ था, आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन इस तूफान ने देश को झकझोर दिया है। साथियों, बीते दिनों इस संकट से निपटने के लिए मेरी अलग अलग सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स के साथ, विशेषज्ञों के साथ लंबी चर्चा हुई है। हमारी फार्मा इंडस्ट्री के लोग हों, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हों, ऑक्सीजन के प्रोडक्शन से जुड़े लोग हों या फिर मेडिकल फील्ड के जानकार, उन्होंने अपने महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को दिए हैं। इस समय हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक सलाह को प्राथमिकता देनी है। राज्य सरकार के प्रयत्नों को आगे बढ़ाने में भारत सरकार पूरी शक्ति से जुटी हुई है। राज्य सरकारें भी अपना दायित्व निभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। साथियों, कोरोना के खिलाफ इस समय बहुत बड़ी लड़ाई देश के डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स लड़ रहे हैं। पिछले 1 साल में उन्हें इस बीमारी को लेकर हर तरह के अनुभव भी हुए हैं।